सादर प्रणाम, गुड मॉर्निंग। शिवानी की कैंजा करती है। कैंजा उपन्यास है, लेकिन इस किताब में उनकी कुछ कहानियाँ भी पीछे हैं। तो शिवानी वर्ष 1923 में राजकोट में जन्मी शिवानी का वास्तविक नाम गौरा पंत है। शिवानी तो इनका साहित्यिक उपनाम है। जन्म गुजरात में, पढ़ाई शांति निकेतन में और मूल रूप से कुमाऊं की होने से शिवानी का व्यक्तित्व इन प्रदेशों की संस्कृतियों के मेल का एक अनुपम उदाहरण है। बहुत अच्छी कहानियां लिखती थी शिवानी, और उनकी एक कहानी है भिक्षुणी, जिसको लेकर के मैं उपस्थित हूँ आप सभी के आगे। तो भिक्षुणी सुनिए। तो जो लोग अभी नहीं सुन पाएंगे वो बाद में वीडियो में सुन सकते हैं, सुनिएगा जरूर, अच्छी कहानी है। भिक्षुणी, शिवानी की कहानी। वह दूसरी ओर पीठ किए खड़ी थी। हमारी टैक्सी एकदम उसके पास ही आकर रुकी। वह हड़बड़ाकर मुड़ी और मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उसके चारों ओर छोटी मोटी भगवा पोटलियां बिखरी थी। पीठ पर मोटे रस्से में 2-3 भारी कंबल लदे थे। अपने खुरदुरे तिब्बती लवादे को संभालती वह एक कोने में सिमट गई। हमारा ड्राइवर अपनी टैक्सी के यात्रियों को संबोधित कर बोला, आप लोग यहाँ चाय पीना चाहें तो पी लें, गाड़ी फिर सोलन तक कहीं नहीं रुकेगी। एक एक कर तीनों सहयात्री उतर गए। अकेली मैं ही हाथ पर हाथ धरे उस अधखुली कांच सी उसकी पीठ को एकटक देख रही थी। निश्चय ही वह किकी थी। एक बार जी में आया दौड़कर उससे लिपट कर पूछूं, किकी नहीं पहचान रही है क्या? किंतु फिर उस प्रस्तर मूर्ति सी अडिग खड़ी भिक्षुणी की भव्य मुड़ी पीठ को अपनी ओर में मोड़ने का मेरा साहस स्वयं चुक गया। कैसी मूर्खा थी मैं। जिस किकी के चिताभस्म की विकृत दुर्गंध के साक्षी स्वयं उसके भाई थे, अपनी उसी दिवंगत ननद की पीठ को आज अपनी ओर मोड़ने का प्रयास मेरी मूर्खता नहीं तो और क्या था। वह अब भी मेरी ओर पीठ किए खड़ी थी। संदेह का कंटक एक बार फिर मेरी छाती में गड़ता मुझे विचलित कर उठा। टैक्सी एकदम उसके पास आकर रुकी। हड़बड़ा कर हटने से पूर्व उसने मुझे देखा भी। फिर भी उसे क्या इतनी उत्सुकता नहीं हुई कि इतना तो देखे कि अन्य यात्रियों के साथ मैं भी उतर गई हूँ या नहीं। पर वह तो भिक्षुणी थी, सामान्य नारी से भिन्न, एक संसार त्यागिनी भिक्षुणी। उसके हाथ में बड़े बड़े मनकों की एक सुमिरनी थी, जिसके दानों पर तेजी से अंगुलियां चलाती वह होठों ही होठों में न जाने क्या बड़बड़ा रही थी। कलाई पर सींग की बनी बड़ी बड़ी चूड़ियां थीं। सद्य घुटे सिर पर छोटे छोटे बाल नन्हे दुर्वांकुरों से निकल आए थे। छी छी, यह कभी किकी हो सकती थी? वह किकी जिसकी पृथुल वेणी की गरिमा को मैं कभी जूड़े में बांधने में 2-2 दर्जन कांटों से भी नहीं संभाल पाती थी, जिसकी साड़ी की भांज रवि वर्मा की अंकित मेनका की साड़ी की चित्रांकित भांज की ही भांति उस बिलवस्तनी की मोहक अंग भंगिमा को और भी भव्य बना उठती थी। कमाल है किकी, मैं कहती, दिन भर तू इसी साड़ी को पहने उठती बैठती सोती काम करती रहती है, फिर भी लगता है तूने कभी अभी तह खोलकर नई साड़ी पहनी है। एक हम है, मिनट भर में ही साड़ी की गत बन जाती है। वह हंसकर कहती, तुम नहीं समझ पाओगी भाभी, तुम्हारे नंदोई कहते हैं पद्मिनी के सब गुण ही विधाता प्रदत्त होते हैं। ना उसके वस्त्र मलिन होते हैं, ना देह परिमल। कहते हैं यही तो पहचान है तुम्हारी। 2 मील दूर भी खड़ी रहोगी तब भी नतुने मीचते ही तुम्हें पकड़ लूंगा। काश आज मेरे साथ मेरे नंदोई होते। क्या पता उस अरण्य में खड़ी जिस पद्मिनी को मैं पहचानने में हिचकी थी, उसे वे नथुने नीचते ही पकड़ लेते। विस्मित अतीत की मधुर स्मृतियां किसी मजार पर जल रही लोबान की मदिर धूम्र रेखा सी मुझसे लिपटती चली गई।
हम दोनों की ससुराल ही नहीं, मायका भी एक ही शहर में था। एक साथ हम दोनों ने शैशव और कैशोरी की देहरियां पार की थी। विवाह भी लगभग साथ साथ ही हुआ। प्रथम प्रसव की पीड़ाएं एक साथ झेलने से पूर्व शरीर में बंदी बने अपने नवागत शिशुओं की धड़कनें भी हमने बारी बारी से कान लगाकर एक साथ सुनी थी। किकी की बड़ी बड़ी मुखर आंखों की उस विस्फारित दृष्टि को मैं आज भी नहीं भूल पाई हूँ। अरे देख देख, हाथ ला इधर, देखा कैसी नटकी सी छलांगे लगा रहा है। उसका हंसमुख चेहरा, कुछ कुछ तोतली चपल वाणी और उसकी अनुपम परिहास रसिकता मुझे उसके सर्वथा अनूठे व्यक्तित्व की नित्य नवीन झांकियां दिखाता रहा। यह ठीक था कि हमारे सरल समाज की नीति निपुण नारी समुदाय में जितनी ही उसकी निंदा होती उतनी ही लोकप्रियता उसने पुरुष वर्ग में प्राप्त की थी। होलियां आती तो अबीर गुलाल से लाल कपोलों की रक्तिम आभा में शहर भर के देवरों को आकंठ डुबा कर रख देती। रंग से भीगी साड़ी का चुनाव भी शायद वह अपनी सबसे महीन साड़ियों से ही उसी दिन करती थी और फिर भर पिचकारी गोरे सन्मुख मारी गाने में वह किसी भी पेशेवर गायिका को धूल चटा सकती थी। उसके रिश्ते की देवरानियां जेठानियां संयुक्त मोर्चा बांधे हाथ मटका मटका कर उसके विरुद्ध विष उगलती बेहया मर्दों के साथ कैसी गुच्छियां दंदनाती चली जा रही है। ऐसी ही चटोरी है बहन। उधर सास बेचारी बरत के दिन भी अपने हाथ से फराल बनाती है। एक दिन मैंने किसी से कह दिया तो वह मुझी पर बरस पड़ी। तू भी आ गई उनकी बातों में। भाड़ में जाए सास, मैंने क्या उनसे कहा है कि भूखी रहो? जब देखो तब व्रत, आज एकादशी तो कल प्रदोष। ये तो हमसे होता नहीं कि 12 बजे खाकर 2 बजे से फिर कोटू की पुड़ियां बनाओ और साबुदाने का हलवा घोटो। मैं तो यह भी कर देती थी, पर कमर पर हाथ धरे मेरे सिर पर सवार हो एक एक बर्तन उठाकर देखती थी। बहू, हाथ पैर धो लिए थे? कहीं जूठन तो नहीं लगी है बर्तनों में? सच कहती हूँ, तन बदन में आग लग जाती थी। एक दिन मैंने साफ साफ कह दिया, अम्मा जी आज से आप अपनी फराल खुद बना लिया करें। कभी कभी उसका ऐसा ही दुस्साहस मुझे अपदस्थ कर देता। किकी मेरे पति की चचेरी बहन थी। कभी उसके ससुराल वालों की खरी खोटी मुझे भी सुननी पड़ती। स्वयं उसका पति 5 बहनों का इकलौता भाई था। इसी से बहनों का रौब उस पर कुछ अधिक ही था। किकी के सौभाग्य से उसकी चारों नंदें बड़ी दूर दूर ब्याही थी। उनका मायका आना कभी कभार हो पाता, किंतु उसकी छोटी ननद अविवाहिता थी। वह पास ही के शहर में डॉक्टरनी थी और प्राय ही संक्षिप्त अवधि का अवकाश पाते ही बिना किसी पूर्व सूचना के छप्पर फाड़ कर टपक पड़ती। किकी उसे फूटी आंखों नहीं सुहाती थी। विवाह से पूर्व वह अपने भाई की लाडली दुलारी बहन थी। अब उसी भाई ने सलोनी पत्नी का घूंघट उठाते ही बड़ी बेरुखी से आत्मीय स्वजनों की ओर पीठ कर ली थी। आज तक उसे अपनी शिक्षा, रुचि और चेहरे पर बड़ा गर्व था, किंतु भाभी के आकर्षक व्यक्तित्व के सम्मुख वह एकदम फीकी पड़कर रह गई थी। एक तो इस आकस्मिक पराजय के आघात को वह सहन नहीं कर पा रही थी, उधर उसके दिन प्रतिदिन विलंबित हो रहे कौमार्य ने उसे बेहद रूखी बना दिया था। वह नहला लगाती तो किकी दहला मार देती। मैंने कई बार मध्यस्थता करने की चेष्टा भी की, पर वह बाज नहीं आई। धीरे धीरे एक दिन उसी ननद को लेकर महाभारत छिड़ गया। उसी वर्ष मेरे पति का तबादला हो गया और वहीं मुझे किकी की चिट्ठी मिली थी। विवाह के 8 वर्ष बाद अब हनीमून मना रही हूँ। अम्मा जी उसी कलमोही के साथ रहने चली गई हैं। खूब नाटक हुआ। जाते जाते अपने बेटे से कह गई, भगवान करे मेरी अर्थी को तेरा कंधा नसीब ना हो। इस अभागी ने तुझे कुछ खिला दिया है, ये मैं खूब समझती हूँ। ठीक है, निखट्टू बने इसी के आंचल से बंधे रहो बेटा। देखना एक दिन तुझे यही आंचल घसीटेगा। उस पत्र के बाद मैं एक ही बार उससे मिल पाई थी। उसका पति अब ऊंचे ओहदे पर पहुंच गया था। उसकी सुव्यवस्थित गृहस्थी, सुरुचि से संवरा सुंदर बंगला, चपरासी, मोटर और मखमली लॉन में खिलती उसके स्वस्थ बेटे बेटी की जोड़ी देख मैं कितनी प्रसन्न हुई थी।
गृहस्थी के सुख संतोष में जैसे उसके रंग में और भी निखार आ गया था। शरीर पहले ही हरा भरा था, अब मातृत्व की गरिमा ने यौवन के चापल्य को अंग प्रत्यंग से धो पोंछ कर बहा दिया था। सबसे आश्चर्य हुआ था उसके पति को देखकर। बलराम को तो मैं बचपन से ही देखती आई थी। ढीलम ढाल गाबदूस से उस सरल व्यक्ति का व्यक्तित्व तो वैसा ही था जैसा समृद्ध गृह के इकलौते लाडले बेटे का हुआ करता है। बचपन से ही गरिष्ठ मठरियां और घी के तर बेसन के लड्डू खाने का अभ्यस्त यकृत समय से पूर्व ही थककर सिकुड़ गया था। इसी से उदर की परिधि विराट बनती चली गई थी। उसके कोट के बटन कभी भी क्रम से नहीं लगे रहते और कभी कभी तो पैंट की खतरनाक खुली मुहानी के प्रति उसकी उदासीनता देखने वालों को बुरी तरह अपदस्थ कर देती। अंग्रेजी के पब्लिक स्कूल की शिक्षा भी उसे सामान्य शिष्टाचार नहीं सिखा सकी थी। कभी वह किसी सहभोज में आनंद पूर्वक भोजन कर एक के बाद एक दर्जनों डकारों के नगाड़े बजाता, सोफे पर ही जांगलूस की भांति दोनों टांगे उठाकर बैठ जाता और कभी ऐसे सड़े सड़े चुटकुले सुनाता कि सुनने वालों को हंसी की जगह उबकाई आने लगती। किंतु अपनी स्वतंत्र गृहस्थी में किकी ने बलराम पर जैसे कोई जादुई छड़ी फेंक दी थी। चुस्त पैंट पर किकी का बिना एरगाहल का रंग बिरंगा स्वेटर, यत्न से चिपकाए गए संवरे केश और यार्डली लैवेंडर की मस्त खुशबू। आइए आइए, किकी कल से आपके आने की तैयारी में जुटी है। वह अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि किकी आकर मुझसे लिपट गई। जेठ की उस भरी दोपहरी में गर्म लू के लपटों के बीच से उठती सहसा हम दोनों जैसे फिर स्मृतियों के रेशमी पैराशूट में बंधी अपने मायके ससुराल की गिरी श्रृंखलाओं के बीच सरसराती उतरने लगी। आप शिवानी की वाक्यों की ब्यूटी देख रहे हैं, कितना सुंदर लिखती हैं, कितनी सुंदर उपमाएं कहानी में। दोनों बच्चों को उसने आया के साथ घूमने दूर भेज दिया और बातों ही बातों में दिन ना जाने कब निकल गया। मुझे फिर 4 बजे की ट्रेन पकड़नी थी। मार्ग भर में उसी की ही बातें सोचती आई थी। उस चेहरे की स्निग्धता में कहीं भी अभिनय का पुट नहीं था। मुझे मन ही मन गहरे संतोष की अनुभूति हुई थी। इसका एक कारण और भी था। अपने इस दुस्साहसिनी ननद के कैश्योरी के एक प्रणय प्रसंग से मैं कई बार उसके भविष्य के लिए शंकित हो उठती थी। तब उसके पिता किसी पूर्वी जिले में पुलिस के बड़े अफसर थे। उनकी मातृहीन लाडली पुत्री एक प्रकार से थानेदारों की ही गोद में खेल कूद कर बड़ी हुई थी। जब सयानी हुई तो पिता का एक सुदर्शन मुंह लगा मातहत बड़े अधिकार से उससे राखी बंधवाने पहुंच उसे एक से एक दामी उपहारों से लाद दिया करता। हो सकता है कि मैं स्वभाव से ही शंकालु रही हूँ, किंतु मुझे इन बिना रिश्ते के राखी बंध भाइयों पर कभी भी श्रद्धा नहीं रही। राखी बांधने वाली के हस्त स्पर्श के साथ ही वे प्रायः जिस अधिकार से उसका पहुंचा भी पकड़ लेते हैं, वह सब मुझे नहीं जचता। पता नहीं पुलिस के पेशे में रहकर भी किकी के पिता ऐसी मूर्खता क्यों कर बैठे। यह ठीक था कि उनका वह मातहत विवाहित ही नहीं 2 बच्चों का बाप भी था, किंतु फिर भी चपला पुत्री को जिस विश्वास से उन्होंने उस व्यक्ति के संरक्षण में दे दिया, वह किसी अनुभवी बुद्धिमान पिता को शोभा नहीं देता था। कभी सुनती कि रिपुदमन के साथ अलीगढ़ की नुमाइश देखने गई है और कभी गढ़मुक्तेश्वर के मेले में उसे उसके राखीबंद भाई को सौंप उसके पिता अपनी ड्यूटी पर निकल जाते। हुआ वही जो ऐसी परिस्थितियों में हुआ करता है। मातृहीना किकी अविवेकी कैश्योरे की तरंगों में असहाय तिनके सी ही बही जा रही थी कि उसकी एक चतुरा घाघ मौसी चील का सा झपट्टा मार उसे चोंच में लेकर उड़ गई। किसी को कानों कान खबर भी न हो पाई और किकी के फेरे फिर गए। उस उदास रिक्त दृष्टि और निरंतर सूजी आंखों का रहस्य हम तीनों तक ही सीमित था, मैं, उसके पिता और उसकी मौसी। फिर शायद सरल परमहंस पति की दुधमुही हंसी ने ही स्मृति के श्याम पट से उसके बेमेल नादान प्रेम प्रसंग को बड़ी स्वाभाविकता से मिटाकर अपने स्पष्ट हस्ताक्षर कर दिए। किकी की सुखी गृहस्थी देख
मैं कितनी आश्वस्त होकर लौटी थी। तब मैं क्या जानती थी कि उसकी क्षणिक समृद्धि का प्रासाद केवल सिकता पर टिका है। दुर्भाग्य से उसकी ननद का तबादला एक बार फिर उसी के जिले में हो गया और उसकी सास पूर्व शत्रुता से स्वेच्छा से ही भुलाकर फिर उसके साथ रहने लगी। कभी कभी उसके पत्र आते तो सास ननद के साथ चल रही उसकी खटपट का ही उल्लेख रहता। फिर एक दिन अचानक उसकी मौसी का तार आया। जरूरी काम है, मिलने आ रही हूँ। मेरा माथा ठनका। मुझसे भला उनका क्या काम हो सकता था। निश्चय ही अभागी किकी ही कुछ कर बैठी होगी। आते ही वे मुझे एकांत में खींच ले गई। अरे सर्वनाश होने जा रहा है अभागी का, अब तू ही उसे बचा सकती है। क्या बात हो गई मौसी, अभी अभी तो मैं उससे मिलकर आई, कितनी खुश थी। अरे खाक खुश है, वे दोनों चुड़ैलें फिर पहुंच गई हैं उसकी छाती पर मूंग डालने। उधर वह अभागा भी पुलिस कप्तान बना वहीं पहुंच गया है। कौन मौसी? मैं सब समझकर भी अनजान बन रही थी। अरे और कौन, वही रिपु दमनिया। सुना एक दिन मेवे मिष्टान लेकर राखी बंधवाने भी पहुंच गया। एक बार राखी बंधवाकर तो गुल खिलाए नास पीते ने। एक दिन ननद ने रोक दिया, बस फिर क्या था। कीकी को तो तू जानती है, जहाँ किसी ने धौंस जमाई तो छोकरी पर शैतान सवार हो जाता है। अब सुना खुले खजाने अपने उस भैया से आधी आधी रात तक ताश खेलती है। बलराम, वह कुछ नहीं टोकते क्या? मैंने कहा तो मौसी झुंझला गई। अरे वह मिट्टी का माधो भला कभी टोक सकता है? उसे तो कीकी 10 जूते मारे तब भी ना बोले। अब क्या होगा मौसी? अब और क्या होगा, तू चली जा मेरी लाडो एक बार। मेरी बात दूसरी है, समझाने मैं कैसे जा सकती हूँ? तू जाकर छोकरी को समझा बुझा दे बेटी। अरे अब लड़कौनी है क्या, लड़की सयानी हो रही है। एक तो जीजा जी के वैसे ही 20 दुश्मन है, न जाने कब कौन दुश्मन थानेदार आकर समझाने वाले के कच्चे कान भर दे। अरे बेमौत मरेगी छोकरी। मैं नहीं गई, कीकी को मैं जानती थी। जिद चढ़ने पर वह स्वयं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने में क्या कभी हिचकिचा सकती थी? मुझे तो आज भी ये लगता है कि यदि उसकी वह कुंठाग्रस्त रूखी ननद उसके साथ रहने ना आती तो 20 रिपुदमन भी उसका अनिष्ट नहीं कर सकते थे। ननद के अविश्वास और ईर्ष्या ने ही उसे अविवेक की उस अंधी घाटी में धकेल दिया होगा। फिर एक दिन अचानक सुना अपनी समृद्ध गृहस्थी को स्वयं लात मारकर कीकी अपने कैशोरे के प्रेमी के साथ मुंह काला कर भाग गई है। हमारे कट्टर समाज के लिए ये एक ऐसा आघात था जिसने उसकी वाणी ही नहीं कार्य क्षमता भी हर ली। उसका वह दुस्साहस और निर्लज आचरण मुझे भी स्तब्ध कर गया। क्या अभागी को पुत्री के भविष्य के लिए भी ममता नहीं हुई होगी? सयानी होगी तो लोग अंगुली उठा उठा कर कहेंगे इसी की माँ अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। और फिर वह बालक का सा निष्कपट का पति जिसने कभी उसके प्रति अपनी अपूर्व निष्ठा का जीवंत प्रमाण दिया था, जनदायिनी जननी का त्याग कर ठीक ही कहा था अम्मा ने, देख लेना एक न एक दिन यह तुझे आंचल से घसीट कर रख देगी। कलंकिनी ने पति को ही नहीं अपने पितृकुल और श्वसुर कुल को भी कीचड़ में घसीट कर रख दिया था। कई वर्षों तक ना फिर मुझे कोई समाचार मिला, ना मिलने की उत्सुकता ही शेष रही। एक बार जब कुछ साल बाद एक विवाह में सम्मिलित होने आई तो उसकी नवीनतम दुष्कीर्ति का समाचार मुझे फिर स्तब्ध कर गया। अपनी जिस प्रेमिका की जीवित देह लेकर रिपुदमन कभी सुदूर क्षितिज में विलीन हो गया था, उसी की कफन में लिपटी मृतदेह लेकर वह आधी रात को उसी के पिता का द्वार खटखटाकर फिर खड़ा हो गया। इससे पहले कि वह तटस्थ हो पाते, वह ये कहकर पेट छाया की भांति अमावस्या के अंधकार में विलीन हो गया, न मैं इसे लेकर गया, न यह आज मुझसे कुछ कह कर गई। ऐसे ही अंधेरी रात में एक दिन मुझे कुछ कहने और सोचने का अवसर दिए बिना ये मेरे पास भाग आई थी और आज बिना कुछ कहे ये मिट्टी का तेल छिड़क धूप काठी सी सुलग गई। मैं अब वहीं जाकर इससे कैफियत मांगूंगा। आपकी पुत्री थी, इसी से यहाँ छोड़ गया। ठाकुर हूँ सर, ब्राह्मण की मिट्टी ठिकाने लगा, अब अपना परलोक नहीं बिगाड़ूंगा। गुड नाइट सर। ये सब बातें मुझे कीकी की मौसी ने ही बतलाई थी। कीकी के पिता को अपने निर्मम पेशे में ऐसी 20 मिट्टियों की फाइलें दाखिल दफ्तर करने का अनुभव हो चुका था। पौ फटने से पहले ही उन्होंने कफन में लिपटी कलंकिनी पुत्री का मुंह देखे बिना ही उसे मुखाग्नि दे दी थी। जब खबर पाकर उसका बदहवास पति शमशान घाट पहुंचा तो कीकी की चर्महीन हड्डियां चिटक रही थीं।
शून्य दृष्टि से उसी धुएं की विलीन होती रेखा को वह घंटों खड़ा देखता रहा था। फिर हाथ पकड़ किकी के मौसा ही उसे घर ले आए थे। आपने उसका मुंह भी नहीं देखा चाचा जी? मैंने बहुत दिनों बाद एक दिन किकी के पिता से पूछा तो उनकी ऐंठी मूछें क्रोध से ही के कांटों से ही सतर हो गई थी। नहीं, काश उसका चेहरा चाचा ने कफन उठाकर देखा होता, किंतु जिस कफन की यवनिका को चाचा ने नहीं उल्टा, उसे आज स्वयं नियति उलट रही थी। 15 मिनट रुकने वाली हमारी टैक्सी अचानक किसी भद्रा नक्षत्र से बंधी घंटों घुरनियां खाती रही। पहले एक सहयात्री के पैर में कांच गड़ गया, फिर ड्राइवर की नक्सीर फूटी, एक दूसरे सहयात्री की जेब काट होटल के एक पहाड़ी छोकरे ने उसका बटुआ गायब कर दिया। उतनी देर तक भगवा लब्बादे में लिपटी वह प्रस्तर मूर्ति सी भिक्षुणी मेरी ओर पीठ किए खड़ी हो रही। दूर गिरिक श्रृंखलाओं पर असंख्य बत्तियां जगमगाने लगी थी। प्रतिपल प्रतिक्षण मेरा संदेह नाग की भांति फन उठाता मुझे ही डसने बढ़ा चला आ रहा था। मैंने देखा मेरे यात्रियों को बटोर हमारा ड्राइवर रुमाल से मुंह पोंछता तेजी से चला आ रहा था। उधर नाना बिस्तरबंद सेब की पेटियों और पोटलियों के बीच खड़ी वह भिक्षुणी भी हिली। शायद अपनी साथी भिक्षु भिक्षुणियों के कलरव को सुन वह अब चौंकी और मुड़ी। मुझे कोई झकझोरने लगा। कुछ ही क्षणों में हमारा एकांत नहीं रह जाएगा। क्यों न निकट जाकर उसका चेहरा एक बार देख ही लूं। फिर मैंने एक पल का भी विलंब नहीं किया। गाड़ी का द्वार खुला ही छोड़ मैं उसके सम्मुख खड़ी हो गई। मेरे कलेजे की धड़कन मेरे हाथ के बटुए को भी हिला रही थी। एक पल को मैं उसका समस्त कलुष कलंक भूल कर रह गई। किकी, मैंने तुझे देखते ही पहचान लिया था। किकी, मेरा गला भर आया। पर फिर उसी क्षण मेरा उत्साह, कौतूहल, प्रसन्नता का वेग दूध की झाग सा ही बैठ गया। उसकी मुर्दा बड़ी बड़ी आंखों में केवल उदासीनता थी। उस भावहीन दृष्टि में मैत्री की एक भी भूली बिसरी तरंग ने मुझे आश्वस्त नहीं किया। किकी, किकी, मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ बड़े चातुर्य से उसकी दाईं हथेली उलटने की चेष्टा की। उस चौड़ी चिकनी हथेली में कभी मेहंदी की कितनी बेलें रचाई गई थी, कितने गमले, और उसी हथेली के बीचों बीच जो सुचिक्कन गोल गोल तिल था, उसे क्या सर मुड़ाने पर भी वह मिटा पाई होगी। किंतु झटक कर उसने हाथ छुड़ा लिया और तभी उसकी रूखी खूंखार चेहरे वाली कई साथियों ने उसे आकर घेर लिया। ए, तुम तंग क्यों करता उसको? वो हिंदी नहीं जानता। क्या पूछेगा? हमसे पूछो। वह दंती एक खबीज सी मर्दानी भिक्षुणी अपनी विकराल हुणों की सी आंखों से मुझे दागने लगी। किकी, मैंने उसकी बात अनसुनी कर फिर किकी का दायां हाथ पकड़ लिया और अंतिम दांव फेंका। तेरी बेटी की शादी में मैं गई थी किकी। बड़ा प्यारा दामाद है तेरा, और तेरा बेटा भी इसी साल इंजीनियर बन जाएगा। एक पल को उन मरी बुझी आंखों में वात्सल्य की शत सहस्त्र फुलझड़ियां दगदगा उठी। अवसर पाते ही मैंने हथेली पलट ली। वह किकी ही थी। मेम साहब चलिए, ड्राइवर ने अधैर्य से हॉर्न बजाकर मुझे पुकारा। मैंने एक बार विवश दृष्टि से उसे देखा। वह फिर अपने मंत्र जाप में डूबी तेजी से उनके मन के सहलाती बिस्तरबंद पर बैठ गई थी। मैं आकर अपनी सीट पर बैठ गई और एक धक्के के साथ टैक्सी ने बस स्टैंड छोड़ दिया। सब दलाई लामा के मठ की तिब्बती भक्तनी हैं जी, धर्मशाला जा रही हैं। ड्राइवर मेरे किसी सहयात्री को उनका परिचय दे रहा था। मैंने मुड़कर देखा। उन दर्जनों छोटी छोटी आंखों का कौतूहल एक्यूपंक्चर की ही सुइयों की भांति मेरे शरीर को बीनता मेरी चेतना हर रहा था। छोटी छोटी आंखों और उन मंगोल चेहरों के बीच अनमेल लग रहे उस शांत स्निग्ध चेहरे पर जड़ी उन दो बड़ी बड़ी आंखों की प्रलंब पलकें नीचे ही झुकी रहीं। काश एक बार, केवल एक बार उसी झुकी चिलमन को उठाकर मैं देख पाती। क्या स्मृतियों की वह आकस्मिक बौछार उन्हें भी गीला कर गई होगी। शिवानी की ये कहानी, और कहानी के अंदर जो उन्होंने इतने सुंदर वाक्य लिखे हैं, इतनी सुंदरता के साथ इतनी सुंदर उपमाओं का प्रयोग किया है, वो उनकी लेखनी की ही खूबसूरती है। बहुत सुंदर लिखती थी शिवानी। किसी दिन उनकी कैंजा पढ़िए, बहुत सुंदर उपन्यास है, छोटा सा उपन्यास है उनका। बहुत थैंक यू। आप सभी लोग काफ़ी
लाइव जुड़े थे। वीना जी ने पूरी कहानी सुनी है, आभा माहेश्वरी जी ने पूरी सुनी है, जॉली ऋतु शर्मा जी ने सुनी है, अंजुलता सिंह जी ने सुनी है, प्रीति भारद्वाज जी, सोनिया विक्रम जी, बहुत सारे लोग जुड़े और सब लोगों ने, आप लोगों ने कहानी सुनी ये वाली। जो लोग नहीं जुड़ सके, सुबह का समय है और भारत में, तो आप लोग ज़रूर इसको बाद में इसकी रिकॉर्डिंग सुनिएगा। प्रीति भारद्वाज जी ने भी सुनी है, तो थैंक यू। और कल रविवार है, कल मैं कोई कहानी नहीं लेके आ रही हूँ, और क्योंकि कल मैं हाइकिंग पे जाऊंगी और परसों मैं फिर से एक नई कहानी लेकर के आऊंगी। धन्यवाद।